हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का, अभिनंदन। कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा है राजस्थान का सामान्य परिचय। ये हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास नंबर 2 है। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान का भौतिक विभाजन, वो भी नए जिलों के अनुसार। एक मिनट रुको, कलर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले राजस्थान का भौतिक विभाजन, वो भी नए जिलों के अनुसार पढ़ेंगे हम। जो हमारे नए 19 नए ज़िले बने हैं, उसी आधार पर आज हम देखेंगे कि भाई राजस्थान का जो भौतिक विभाजन हुआ है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, शुरू करें आज का हमारी क्लास। चलो, सबसे पहले देखते हैं हमारा राजस्थान का ये नया मैप। इसके अंदर 19 नए ज़िले हैं। ठीक है, 19 नए ज़िले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो हमारा भौतिक विभाजन है, राजस्थान को हम कितने फिजिकल डिवीज़न में बांट सकते हैं। तो राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? नाम याद रखना। पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अपना अरावली प्रदेश, तीसरा है अपना हाड़ौती का पठार, चौथा है पूर्वी मैदान या उपजाऊ मैदान। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में एकदम डीपली। ठीक है, तो शुरू करें। मरुस्थलीय प्रदेश, जो अपना सबसे पहले देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है। राजस्थान के अंदर पश्चिमी भाग के अंदर जो मरुस्थल स्थित है उसी को ही मरुस्थलीय प्रदेश कहेंगे। उसके अंदर कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं? देखो, पहले जो हमारे ज़िले नहीं बने थे, जब हमारे 33 ज़िले थे, तब तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कितने ज़िले आते थे? 12। अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? 17। ये चेंजेज आए। ठीक है, जो नए ज़िले बने हैं उसी आधार पर हम कह रहा हूँ कि भाई जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर कितने ज़िले आएंगे, उनकी संख्या है 17। 17 नए ज़िले हैं। उनकी सीमा बताता हूँ। देखो, मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर हम ले लेते हैं झुंझुनू को, सीकर को, ये डीडवाना, नागौर, जोधपुर, पाली का कुछ हिस्सा, ये सांचौर, जालौर और सांचौर। ये जो सीमा दिख रही है, ये इतना एरिया, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, ये एरिया है मरुस्थल क्षेत्र। इसके अंदर कितने ज़िले हैं? 17 ज़िले हैं। ठीक है, और जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, मरुस्थल ये केवल इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी है। मतलब जो इंडिया के अंदर हम मरुस्थलीय प्रदेश को, जो रेगिस्तान है, उसको किस नाम से जानते हैं? थार के मरुस्थल के नाम से। और जो अपना ये थार का मरुस्थल है, ये इंडिया में भी स्थित है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में इसका हिस्सा कितना प्रतिशत है? केवल और केवल 15% है। और पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं? इसको चोलिस्तान नाम से जानते हैं। याद रखना, चोलिस्तान से। और जो इंडिया के अंदर इसको थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा हम मरुस्थलीय प्रदेश में रखते हैं। इसके अंदर कितने ज़िले हैं? 17 ज़िले हैं। अब जो ये हमारा थार का मरुस्थल है या मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी हम कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है अपना शुष्क प्रदेश, एक है अपना अर्ध शुष्क प्रदेश। जो अपना शुष्क प्रदेश है वो है अपना, ये यहाँ पर देखो, इसके अंदर हम चूरू, बीकानेर, फड़ौदी और बाड़मेर, ये बालोतरा, बाड़मेर, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो ज़िले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ये आते हैं किसके अंदर? शुष्क प्रदेश के अंदर। और अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर हम झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, जालौर, सांचौर आदि को हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसके पूर्व के अंदर कौन सा प्रदेश आ जाएगा? वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। एक मिनट रुको, फ्लैश आ रही है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जो अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उससे अलग कौन सी वर्षा रेखा कर रही है? वो है अपनी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जो हमारी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अरावली से किसको अलग कर रही है? अपने मरुस्थलीय प्रदेश को। और अब जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, इसको अलग करने वाली जो रेखा है उसको हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा।
ठीक है। अब देखो मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्र में। जो पश्चिमी क्षेत्र में कितने ज़िले आ रहे हैं, 17 ज़िले। इसको भी हम 2 भागों में बांट रहे हैं, कौन से, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। और शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश को कौन अलग कर रहा है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इतना याद रखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। ये देखो राजस्थान का भौतिक विभाजन। ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, एकदम करेक्ट डाटा लिया हुआ है। ये आप शंका मत करना कि भाई ये कहीं से गलत डाटा होगा, एकदम अच्छे से डाटा लिया हुआ है। अब बात करते हैं हम राजस्थान के भौतिक विभाजन। 4 भौतिक प्रदेश देखे हमने, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और पूर्वी पठार, ठीक है। 4 प्रदेश हमने देख लिए। राजस्थान को हम 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बात की मरुस्थलीय प्रदेश की। जो मरुस्थलीय प्रदेश है, अब बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की। मरुस्थलीय प्रदेश कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। ये जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत, 61.11%। कितना, 61.11% राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है। इसके अंदर कितने, ये बता दिए मैंने, 17 जिले सम्मिलित है, 17 जिले आते हैं, ठीक है। और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, कितनी, 40%। और इयोसीन और प्लीस्टोसीन काल में यहाँ पर समुद्र स्थित था। मतलब जो काल था हमारा, इयोसीन और प्लीस्टोसीन जो काल था, वहाँ उस समय यहाँ पर क्या स्थित था, समुद्र था। लेकिन समुद्र धीरे धीरे जो महाद्वीप थे वो आपस में टकराए। गोंडवाना लैंड अपने जो एशिया प्लेट से इससे टकराया, उसके बाद यहाँ पर समुद्र विलुप्त हो गया। समुद्र विलुप्त होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर प्राकृतिक दशाओं में चेंज आया, जिससे क्या, यहाँ पर डेजर्ट मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास हो गया। ये याद रखना है। इयोसीन और प्लीस्टोसीन काल में यहाँ पर क्या था, समुद्र था, ठीक है। और यहाँ पर ढाल देखे जाए, जो हमारे मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर ढाल देखे तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ढाल कौन सी, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, इस ऐसी ढाल है, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। और देखते हैं इस प्रदेश का थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये विश्व का 70वां सबसे बड़ा थार का मरुस्थल है, विश्व का 70वां। किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर है। इसको हमने देखा था 2 भागों में बांट रहे थे। पाकिस्तान के अंदर जो भाग था उसको हमने कह दिया था कि भाई इसको चोलिस्तान कहेंगे, और ये 15% था। और 85% अपना भारत के अंदर आ रहा था। और भारत के अंदर भी ये कौन कौन से राज्य में, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर्वाधिक इसका पार्ट है। उसके बाद में गुजरात में भी इसका हिस्सा है, पंजाब और हरियाणा में भी इसका हिस्सा है, ठीक है। और जो अब आगे हमने देखा था जो मरुस्थलीय प्रदेश, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से, एक तो शुष्क प्रदेश था, एक अर्ध शुष्क प्रदेश था। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश को कौन सी रेखा, 25 सेंटीमीटर रेखा अलग कर रही थी, समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब जो शुष्क प्रदेश है, अपना शुष्क प्रदेश की बात करते हैं। शुष्क प्रदेश के अंदर भी अब शुष्क प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो अपना बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, जो वो तो है 58.5%, 58.5% है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है। और जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मतलब जहाँ पर बालू का स्तूप स्थित नहीं है, या फिर उस वह स्थान जहाँ पर बालू का स्तूप का अभाव पाया जाता है, ठीक है, उसको कहेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। वो कितना, 41.5% है। जो पूरा शुष्क एरिया है उसका 41.5% एरिया तो क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, बाकी युक्त प्रदेश है। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर एक प्रकार के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, बहुत सारे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप के प्रकार और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये देखो, पहला बालू का स्तूप है रेखीय बालू का स्तूप। जो रेखीय बालू का स्तूप है, अंडरलाइन नहीं करूँगा, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये जो रेखीय बालू का स्तूप है ये एक समांतर श्रेणी के रूप में होंगे। ये चित्र के अंदर आप देखो, चित्र के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, ये समांतर श्रेणी के रूप में, मतलब रेखीय है, नाम से पता चला रेखीय बालू का स्तूप है। और ये एक के बाद एक स्थित है, मतलब समांतर श्रेणी के रूप में स्थित है, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे रेखीय बालू का स्तूप। अब इनका निर्माण क्या, वायु की जो दिशा होती है उसके अनुरूप ही बनते हैं। ये वायु के दिशा के अनुरूप ही बनते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर में, जोधपुर में और बाड़मेर में।
कहाँ कहाँ, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में रेखीय बालू का स्तूप पाए जा रहे हैं। दूसरे की बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है यह क्या है कि भाई इसका निर्माण कैसे होता है। एक जो स्थान है, कोई स्थान है, वहाँ पर क्या है कि लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक जो दिशा होगी, वायु की दिशा एक ही दिशा में रहेगी। जो वायु है एक ही दिशा में चलेगी, तो क्या होगा कि भाई जो रेत होगी उसका अपरदन होके एक ही दिशा के एक ही दिशा में उसका जमाव होने लग जाएगा। मतलब दिशा एक साइड चल रही है, ये दिशा इस साइड चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने साथ में वायु और लागेगी और यहाँ पर जमाव कर देगी, जिससे यहाँ पर क्या निर्माण हो जाएगा, बालू का स्तूप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहेंगे। यह वायु की दिशा के समकोण पर बनता है। ठीक है, चित्र के अंदर देख लो, यहाँ पर ये अपना वायु की दिशा लंबे समय तक एक ही दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, बालू का स्तूप का निर्माण हो गया। अगला बात करते हैं पैराबोलिक। अब पैराबोलिक भी वायु की दिशा के समकोण पर ही बनता है। ठीक है, लेकिन अंतर इसमें क्या है कि जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, उसके जो बालू का स्तूप है उसके आगे एक गर्त का निर्माण हो जाता है, उसी को हम कहेंगे अपवाहन गर्त। क्या कहेंगे, अपवाहन गर्त। ठीक है, और यह भी वायु की दिशा के समकोण पर ही बन रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखना पड़ता है कि भाई जो बालू का स्तूप है, इसका जो अवतल भाग, मतलब जो बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप है। ठीक है, इसका जो अवतल भाग, ये ऐसे बालू का स्तूप है, ये जो अपना बालू का स्तूप है, ठीक है, इसको बालू का स्तूप, इसका अवतल भाग मतलब मुड़ा हुआ भाग, वो तो क्या होगा, वायु के दिशा के अनुरूप होगा। और जो ये फूला हुआ या मुड़ा हुआ या उत्तल पार्ट है, उत्तल भाग है, वो क्या होगा, वायु की दिशा के विमुख होगा। समझ में आ गया। पैराबोलिक बालू का स्तूप भी वायु के समकोण पर ही बन रहे हैं। और इसके जैसे अगला बालू का स्तूप है, उसका नाम है बरखान या अर्धचंद्राकार। डिफरेंस बस इतना ही है इसमें कि जो बालू का स्तूप है, यह इसका जो उत्तल पार्ट होगा, उत्तल भाग होगा, वो वायु की दिशा के अनुरूप होगा, और अवतल भाग वायु की दिशा के विमुख होगा, बरखान बालू का स्तूप में। अगला है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप का निर्माण बेसिकली कब होता है, जब जो बालू का स्तूप है अपना, वो क्या है, जब वायु की दिशा है ना अनिश्चित दिशा में चलती है। मतलब कभी उत्तर दिशा में चल रही है दिशा वायु, कभी दक्षिण दिशा में चलने लग जाती है, कभी पूर्व कभी पश्चिम। तो इस तरह क्षेत्र में कौन से बालू का स्तूप का निर्माण हो रहा है, मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर निश्चित दिशा में वायु का प्रवाह नहीं हो रहा है। एक निश्चित क्षेत्र में जो निश्चित दिशा में वायु का प्रवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, उस क्षेत्र में कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होगा, तारा बालू का स्तूप। वो कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर पोखरण और मोहनगढ़, जैसलमेर के अंदर पोखरण और मोहनगढ़ में और अनूपगढ़ में इसका निर्माण होगा। ठीक है, अगला है अवरोधी बालू का स्तूप। अब होता क्या है, अवरोधी बालू का स्तूप में दो बच्चे अपने, अवरोधी बालू का स्तूप और स्क्रब्ड काफिज बालू का स्तूप। ये देखो यहाँ पर कोई पर्वत है, ये जो कोई पर्वत है, ठीक है, पर्वतीय एरिया है, तो वो विंड इस तरफ चल रही है, वायु की दिशा ये है। ठीक है, वायु अपने साथ में वायु के कण लाएगी, तो क्या होगा यहाँ पर, ये वायु की दिशा, यहाँ पर क्या होगा, बालू का मतलब रेत का जमा हो जाएगा। ठीक है, जिससे किसका निर्माण होगा, अवरोधी बालू का स्तूप का। मतलब किसी अवरोध के कारण निर्माण हो रहा है बालू का स्तूप का, उसको हम कहेंगे अवरोधी बालू का स्तूप। और स्क्रब काफिज के अंदर फ़र्क क्या है, ये अपना कोई एरिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई पेड़ है या कोई झाड़ी है, यहाँ पर क्या हुआ कि वायु की दिशा इस तरफ है, अपने साथ में रेत तो लाएगी, तो इसके ऊपर रेत का जमा हो गया, मतलब इसके ऊपर ये अवरोध का कार्य कर रहा है, पेड़ या झाड़ी। इससे यहाँ पर जो बालू का स्तूप का निर्माण होगा उसे कहेंगे हम क्या, अवरोधी बालू का स्तूप। कौन सा, अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी नहीं, स्क्रब्ड काफिज बालू का स्तूप। अवरोध के कारण मतलब कोई पर्वत अवरोध का कार्य कर रहा है, उसको तो अवरोधी कहेंगे, और कोई पेड़ या झाड़ी वो कर रहा है तो उसको स्क्रब्ड काफिज बालू का स्तूप कहेंगे। ठीक है, अवरोधी बालू का स्तूप का उदाहरण क्या है, बूढ़ा पुष्कर या सिक्कर के अर्श की पहाड़ियाँ। ठीक है, और जो स्क्रब्ड काफिज बालू का स्तूप है, यह कहाँ पर पाया जाएगा, बीकानेर के अंदर सर्वाधिक पाया जाएगा। जो हमारा राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, वो है जैसलमेर, और सर्वाधिक सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, वो है जोधपुर। ठीक है, अब बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। हमने पहले देख चुके थे कि भाई बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश था, वो कितने प्रतिशत था, 41.5% था। कितना, 41.5% क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश था। ठीक है, जिसके अंदर पहला हम देखते हैं हम्मादा क्षेत्र। हम्मादा क्षेत्र कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर और फड़ौदी के अंदर। ये क्या है, हम्मादा क्षेत्र बेसिकली है पर
पथरीला क्षेत्र है, पथरीला। यहाँ पर पथरीली पहाड़ियाँ पाई जाएगी। फड़ौदी के अंदर जो हमारा लाल बाटा मिलता है, लाल पत्थर मिलता है, तो उसी को ही हम कहेंगे हमादा क्षेत्र। जो पथरीला क्षेत्र है, जिनकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर से ऊंची है, उनको हम कहेंगे हमादा क्षेत्र। हमादा क्षेत्र जैसलमेर, पोखरण में और फलौदी के अंदर, ठीक है। और पथरीले क्षेत्र कितनी ऊंचाई है, 300 मीटर ऊंचाई है। अगला है आक्कलवुड फॉसिल पार्क। जो अपना आक्कलवुड फॉसिल पार्क है, आक्कलवुड फॉसिल पार्क यह जैसलमेर के अंदर स्थित है। और यहाँ पर क्या है, जुरासिक काल की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है। जुरासिक काल वो डायनासोर वाला, उस काल की यहाँ पर चट्टानें पाई जा रही, ठीक है। उसकी काल हमने देखा कि वो कितनी पुरानी है, वो 1800 करोड़ वर्ष पुरानी है। वो चट्टानें मिल रही है आक्कलवुड फॉसिल पार्क, कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। अगला हम देखते हैं बाप बोल्डर। जो अपना बाप बोल्डर है, बाप बोल्डर, ये कहाँ पर, जोधपुर के बाप गांव में स्थित है। कौन से, जोधपुर के बाप गांव में स्थित है। यहाँ पर क्या है, परमोफेरस काल की चट्टानें पाई जाती है, जिन्हें बाप बोल्डर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं लाठी प्रदेश के बारे में। जो अपना लाठी प्रदेश है, यह जैसलमेर के अंदर स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। और कहाँ पर, पोखरण की जैसलमेर के अंदर भी कहाँ पर, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक। ये क्या है कि जो ये एक भूगर्भित जल क्षेत्र है। भूगर्भित जल मतलब भूमिगत जल मिलता है यहाँ पर। ये कहाँ से कहाँ तक, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में। कहाँ से कहाँ तक, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में। कितने किलोमीटर, 60 सेंटीमीटर किलोमीटर क्षेत्र में, 60 सेंटीमीटर किलोमीटर में, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 60 किलोमीटर क्षेत्र में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है। और भूगर्भित जल पट्टी पाई जाती है। जिस यहाँ पर जल स्थित है, तो यहाँ पर कौन सी घास पाई जाएगी, उसका नाम है गामण व सेवण घास। कौन सी, गामण व सेवण घास पाई जाएगी, गामण और सेवण घास पाई। और यहाँ पर क्या है, रॉक फॉस्फेट व खनिज तत्व अधिक पाए जाते हैं। लाठी क्षेत्र है, लाठी क्षेत्र, वहाँ पर रॉक फॉस्फेट और खनिज तत्व अधिक पाए जाएंगे। और यहाँ पर टर्शियरी युग की जो चट्टानें पाई जाती है, तृतीयक काल की जो चट्टानें पाई जाती है, वहाँ पर किसकी खोज हो रही है, वहाँ पर तेल की, कोयले की, और तेल, गैस, कोयले आदि की कार्बनिक पदार्थों की खोज हो रही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होता है कौन सा, यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना जो शुष्क प्रदेश का जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश था, ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा। पहला हमादा क्षेत्र, दूसरा आपने देखा था आक्कलवुड फॉसिल पार्क, तीसरा बाप बॉर्डर, चौथा था अपना लाठी क्षेत्र। नेक्स्ट है अपना राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश। जो अपना अगला प्रदेश देखते हैं वो है राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश किससे अलग हो रहा था, शुष्क प्रदेश से। कौन सी समवर्षा रेखा, वो थी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी। कौन सी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी, उससे अलग हो रहा था। और कहाँ तक, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो अरावली से अलग कर रही थी। 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच की जो रेखा थी, उसके बीच में अर्ध शुष्क प्रदेश पाए। या हम कह सकते हैं कि जो शुष्क प्रदेश और अरावली प्रदेश है, इसके बीच का भाग है, उसको हम कहेंगे कौन सा, राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश। देखो यहाँ पर लिखा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में, और शुष्क प्रदेश और अरावली प्रदेश के बीच में, ठीक है। इसको भी हम कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं वो प्रदेश, वो है, पहला है गोंडवाना या लूणी प्रदेश। कौन सा, गोंडवाना प्रदेश या लूणी प्रदेश। दूसरा नाम है आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र या शेखावाटी प्रदेश। तीसरा नागौर उच्च भूमि। चौथा घग्गर का मैदान, चौथा है घग्गर का मैदान, ठीक है। पहला देखते हैं हम लूणी प्रदेश या गोंडवाना प्रदेश। अब जो लूणी प्रदेश क्यों कहते हैं, जो अपनी लूणी नदी है, लूणी नदी और इसकी सहायक नदियाँ है, तो उसके द्वारा जो निर्मित प्रदेश है, निर्मित मैदान है, उसको हम कहेंगे लूणी मैदान। और लूणी मैदान में भी एक क्षेत्र का नाम आता है, उसका नाम है समतल प्राचीन कांप मैदान, समतल प्राचीन कांप मैदान, ठीक है।
समतल प्राचीन कांप मैदान। और ये कौन कौन से एरिया में है? ये पाली, जालोर, सांचौर जिला, सिरोही, जोधपुर, नागौर के दक्षिणी भाग के अंदर। लूणी प्रदेश पाली, जालोर, सांचौर में, और जो जोधपुर और नागौर है उसके दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है। किससे बना हुआ है? लूणी नदी व उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है। जो अपनी लूणी नदी है उसकी एक खासियत क्या है कि यह उद्गम स्थल से लेकर बालोतरा तक, जो यहाँ पर जहाँ पर इसका उद्गम हो रहा है बालोतरा तक, तो ये मीठी है। बालोतरा के बाद में ये खारी हो जाती है। इसकी एक ये विशेषता है। ये खारी क्यों होती है इसके बारे में आगे बताऊंगा कि जो मैग्नेशिस्ट चट्टानें होती है उसकी द्वारा जो कशेरुकी क्रियाएं होती है, कशेरुकी क्रियाएं, मैग्नेशिस्ट चट्टानों के द्वारा जो कशेरुकी क्रिया होती है उसके द्वारा जल खारा होता है, वो आगे मैं चित्र से बताऊंगा। ठीक है, इतना याद रख लो। जो लूणी नदी है बालोतरा तक तो मीठी है, उसके बाद में क्या खारी हो जाती है। अगला प्रदेश है शेखावटी। दूसरा प्रदेश है शेखावटी प्रदेश। इसको बागड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। बागड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इस प्रदेश की जो उत्तरी सीमा बात करते हैं, इस प्रदेश की उत्तरी सीमा तो गग्गर का मैदान है। ठीक है, उसकी पूर्वी सीमा कौन से? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, और इसकी जो पश्चिमी रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, 2550 सेंटीमीटर उत्तर के अंदर गग्गर के मैदान तक ये शेखावाटी प्रदेश है। कौन कौन से जिलों के अंदर? सीकर, झुंझुनू, चूरू आदि जिलों के अंदर है। ठीक है, और यह यहाँ पर एकमात्र नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है कातली नदी। क्या नाम है? कातली नदी। और कातली नदी का भी प्रवाह क्षेत्र क्या है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, मतलब भूमि के अंदर प्रवाह होती है, वो भूमि के आंतरिक भाग में प्रवाह होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? चूने की चट्टानें पाई जाती है। जो अपनी भूमि है, भूमि के अंदर चूने की चट्टानें पाई जाती है। जो चूने की चट्टानें क्या, चूना होता है ना, वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, वो क्या है? पानी में घुलकर वो चट्टानें क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? आंतरिक भाग के अंदर जल का प्रवाह होने लग जाता है। ठीक है, कातली का प्रवाह क्षेत्र कौन सा? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है। अब जो सीकर के अंदर जो अपनी कातली नदी बहती है, सीकर के अंदर, उसको हम कहते हैं तोरावाटी प्रदेश। ठीक है, वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? कातली नदी। कातली नदी का आंतरिक प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर चूने की चट्टानें हैं। चूना जल में घुलनशील होता है, जिससे क्या होती है? जो चट्टानें होती है जल में घुल जाती है और भूगर्भित जल का प्रवाह होने लग जाता है। अगला है नागौर उच्च भूमि। कौन सा? नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि है अपनी नागौर उच्च भूमि। इसकी ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 से लेकर 500 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, इसको बंजर रेतीला प्रदेश भी कहते हैं। क्यों बंजर रेतीला प्रदेश? क्योंकि यहाँ पर कौन सा? NaCl पाया जा रहा है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक। सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं और यहाँ पर नमक पाया जाता है। इसके लिए जो भूमि है वो बंजर है। यहाँ पर नमकीन जिले, जो राजस्थान के अंदर जो नमकीन जिले है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। नागौर उच्च भूमि है, उसके अंदर साबर, डीडवाना, कुचामन, ये नमकीन जिले पाए जाते हैं। अब ये नमकीन जिले का निर्माण कैसे होता है? देखो, जो हमारा धरातल है, ये हमारा धरातल एरिया है। ठीक है, धरातल एरिया, इसके नीचे एक प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, उनका नाम है मैग्नेशिस्ट चट्टानें। क्या नाम है? मैग्नेशिस्ट चट्टानें। और ये अपनी जो दिख रही है ये होती है कशेरुकी। अब जो मैग्नेशिस्ट चट्टानों से जो NaCl होता है वो क्या होता है? कशेरुकों के द्वारा धरातल पर प्रकट हो जाता है, मतलब ऊपर धरातल के ऊपर प्रकट हो जाता है। इसे क्या, कौन सी क्रिया कहते हैं? केसी तत्व की क्रिया। कौन सी? केसी तत्व की क्रिया। जो मैग्नेशिस्ट चट्टानें हैं उसका जो NaCl है वो क्या? केशिकाओं के द्वारा ऊपर धरातल पर प्रकट हो जाता है, जिसके द्वारा क्या? नमकीन झीलों का निर्माण हो जाता है। चट्टानों का नाम याद रखना, उनका नाम है मैग्नेशिस्ट चट्टानें। ठीक है, अगला प्रदेश हम देखते हैं गग्गर का मैदान। जो अपना गग्गर का मैदान है यह हनुमानगढ़ और गंगानगर, जो राजस्थान का उत्तरी भाग है, गंगानगर और हनुमानगढ़, इसको हरित घाटी प्रदेश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हरित घाटी प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इंदिरा गांधी की नहर है या फिर इसके अलावा यहाँ पर गग्गर नदी या आदि नदियाँ है, उसके द्वारा क्या है? यहाँ पर कृषि बहुत अधिक है। यहाँ पर गन्ना उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है और कपास का उत्पादन भी हो रहा है, तो इसको लिए हम कहेंगे कि यह हरित घाटी प्रदेश है। हरित घाटी प्रदेश है। और ये जो गग्गर का मैदान है उसके अंदर उसका निर्माण किससे हुआ है? जो नदियों का नाम है गग्गर, सतलज, वैदिक सरस्वती और चौतांग, ये 4 नदियाँ
चार नदियाँ है उसके द्वारा जो लाया गया जलोढ़ मृदा है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जो ये चार नदियाँ है उसके द्वारा क्या लाया गया है, जलोढ़ मृदा के जमाव से गग्गर के मैदान का निर्माण हुआ है। ये क्या है, उपजाऊ प्रदेश है, उपजाऊ प्रदेश। अब गग्गर का मैदान है यह सतलज और कौन सी, गग्गर नदी के दोआब का क्षेत्र है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं, जो एक ये देखो ये यहाँ से सतलज नदी, ये यहाँ से गग्गर नदी जा रही है, ठीक है, ये अपनी गग्गर नदी, और ये यहाँ से सतलज नदी है, ठीक है। तो इसके जो ये बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है इसको हम दोआब क्षेत्र कहेंगे। मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, दोआब क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे यह सतलुज और गग्गर नदी के बीच के दोआब के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर कंप्लीट होता है राजस्थान का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश। एकदम डीपली हमने पढ़ा है ये, और एक एक पॉइंट हमने क्लियर किए हैं मरुस्थलीय प्रदेश के। अगले वीडियो के अगली क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान का अरावली प्रदेश। उसके बाद में कोशिश करेंगे पूर्वी मैदान और आड़ूती के प्रदेश एक वीडियो के अंदर हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।